हेलो एवरीवन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, codejava25hours.com। तो ये नीचे स्क्रॉल करते हैं, हाइबरनेट पे चलते हैं और हमारा टॉपिक ओपन करते हैं। टॉपिक 2, कॉन्फ़िगरिंग हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हाइबरनेट को कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सेटिंग सेट करना, मैपिंग फाइल्स डिफाइन करना और जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम डेटाबेस में सेव करने वाले हैं उसको इनमें कॉन्फ़िगर करना। तो इसमें हमारे क्या स्टेप होते हैं? जो हाइबरनेट की लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट करना और सेकंड हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करना। तो ऐड हाइबरनेट लाइब्रेरीज टू योर प्रोजेक्ट। लाइब्रेरीज कैन बी फाउंड ऑन हाइबरनेट वेबसाइट। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि हाइबरनेट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जार फाइल वगैरह डाउनलोड करके फिर उन्हें सेट कर सकते हैं, या फिर जो फेमस तरीका है मैविन का यूज़ करके वो हम कर सकते हैं। तो मैविन क्या करता है कि एक pom.xml फाइल प्रोवाइड करवाता है। ये सब चीज़ें मैं कोड जावा के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। अगर आपको वो मिस कर दे और डायरेक्टली ये वाले सीरीज़ देख रहे हैं, ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा। तो पर्टिकुलर वो वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि मैविन वगैरह कैसे सेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको मैविन ऑलरेडी आता है, उसमें कुछ आने ऐसा कुछ है नहीं वैसे, जस्ट वो आपके आईडी में भी होता है, जैसे एक्लिप्स में, इंटेलिजे में, इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। तो उसमें हम डायरेक्टली ये दे सकते हैं और वो तीनों लाइब्रेरीज ऐड कर देगा। तीनों लाइब्रेरीज कौन सी? हाइबरनेट कोर, हाइबरनेट एनोटेशन और माइस्क्यूएल हम यूज़ करने वाले हैं डेटाबेस, तो वो भी। माइस्क्यूएल भी इंस्टॉल करने के लिए मैं ऑलरेडी जेडीबीसी वाली तो वीडियो में बता चुका हूँ। उसका भी वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो भी हम आज यूज़ करने वाले हैं उन सब का इंस्टॉलेशन, डाउनलोड कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, उनके सब चीज़ें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के इसी में ऊपर नीचे कहीं डाल दूंगा। तो वो वहाँ से आप देख के सेट कर सकते हैं। आई थिंक माइस्क्यूएल सेट करने में आपको लगेंगे 6 मिनट्स वीडियो में। तो मैं टाइम फ्रेम भी बता दूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है। तो वो आप जस्ट वो कुछ मिनट्स देके ये सारे टूल्स सेटअप कर सकते हैं। तो गाइज, अब अगर हम आ चुके हैं इस पे, तो अब टाइम आ गया कि हम अब अपने एक्लिप्स पे चलें और अपना पहला प्रोजेक्ट सेटअप करके ये जार फाइल्स यानी हाइबरनेट की जो लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लें। तो मैं चलता हूँ एक्लिप्स पे अपने और न्यू पे चलते हैं। एक्लिप्स को इंस्टॉल करने का भी वीडियो मैं सब दे दूंगा आपको, है ना, डिस्क्रिप्शन में। जैसे कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम, कुछ भी इंस्टॉल करते हो आप, बिल्कुल सेम वैसा है। तो कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है, तो कुछ परेशान होने की नीड नहीं है। मैविन प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, मैविन आप सर्च करोगे तो। नेक्स्ट करेंगे और सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। ग्रुप आईडी होता है इसमें, और क्या होता है? आर्टिफैक्ट आईडी होता है। तो गाइज देखो, ग्रुप आईडी आप ऐसे समझो जैसे एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो प्रोजेक्ट्स के ग्रुप, जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स को ग्रुप करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लो पेटीएम आप यूज़ करते हो, तो एक्चुअली जो कंपनी है वो है 197। कंपनी का नाम जो है वो है ONE 97, 197, और उसका एक ही प्रोडक्ट है पेटीएम, है ना। तो ग्रुप आईडी क्या होगी? 197, और आर्टिफैक्ट आईडी क्या होगी? पेटीएम। आर्टिफैक्ट आईडी दूसरी भी हो सकती है। तो अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं ये, तो आप देख पाओगे कि ग्रुप आईडी क्या है, कंपनी का नेम है org.hibernate, और उसमें आर्टिफैक्ट आईडी क्या है? एक तो कोर है। दूसरा क्या है? देखिए ग्रुप आईडी फिर से org.hibernate, सेम कंपनी है, सेम ग्रुप है। और उसका एक दूसरा प्रोडक्ट क्या है? हाइबरनेट एनोटेशन। तो अलग अलग जार फाइल्स अलग अलग इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। ऐसे ऐसे ही माइस्क्यूएल का क्या है? माइस्क्यूएल, और उसका एक जो हम यूज़ करने वाले हैं माइस्क्यूएल जावा से कनेक्ट करने के लिए, माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा, है ना। तो बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक लाइब्रेरी का नेम आर्टिफैक्ट आईडी होता है, बस ये समझ के चलिए आप, है ना। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं? अब तो हम पर्सनली खुद के लिए बना रहे हैं, तो हाइबरनेट में लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाइबरनेट लिखना सेंस बनाता है। और ये फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो फर्स्ट हाइबर लिखते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। फर्स्ट हाइबर आप मेरे साथ साथ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी सब आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, कोई वो करने की नीड नहीं, फिल करने की नीड नहीं है। सिंपलेस्ट रखते हैं, मिनिमलिस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। यहाँ मैंने फिनिश किया और हमारा फर्स्ट हाइपर आ चुका है। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देता है। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। इसमें आप देखेंगे pom.xml ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, है ना। यहाँ प्रोजेक्ट
के अंदर, है ना? प्रोजेक्ट के अंदर का मतलब है प्रोजेक्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है, ग्रुप आईडी सब कुछ लिखा हुआ है। तो प्रोजेक्ट के अंदर मतलब यहाँ हम डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। तो डिपेंडेंसीज, देखिए डिपेंडेंसीज अलग है, डिपेंडेंसी अलग है। डिपेंडेंसीज के अंदर हम सारी डिपेंडेंसी डालेंगे। तो हम वापस चलते हैं साइट पे। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको गाइस कि वर्जन भी लिखा हुआ है। अभी हम 4.3.5 यूज़ कर रहे हैं। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये वो वर्जन है जो काफ़ी स्टेबल है। और जिस तरह का अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ फर्स्ट, अनोटेशन भी दिखा दूंगा इसी पे। तो वो उसके लिए काफ़ी कंपैटिबल है। आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते हैं या फिर आपको एक्सपोज नहीं है इस चीज़ का, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि बहुत अच्छी-अच्छी एमएनसीज़ में भी, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में भी लेटेस्ट वर्ज़न किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत रेयर मिलेगा, लाइक 100 में से 1 और 2%। लाइक मेरी कंपनी में भी अभी लाइक अगर एंगुलर की मैं बात करूँ, तो हम एंगुलर 8 यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे उसमें, जबकि एंगुलर के बहुत सारे नए-नए वर्ज़न 18 तक आ चुके हैं और उससे ज़्यादा ही आ चुके होंगे। और जैसे जावा 8 हम यूज़ कर रहे हैं, जावा 23 तक आ चुका है। बट हम अभी भी जावा 8 यूज़ कर रहे हैं और जावा 11 भी कुछ प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा न्यू वर्ज़न यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को रोक सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आप लेटेस्ट वर्ज़न भी यूज़ करके देख सकते हैं, बट मैं अभी रिकमेंड करूँगा कि आप जो वर्ज़न मैंने दिया हुआ है काफ़ी स्टेबल है, आप इसको यूज़ करें। बाकी आप जब ये समझ जाएँगे तो आप वर्ज़न चेंज होने पे क्या-क्या होता है, वो आप सब समझ जाओगे। छोटे-मोटे चेंजेस होते हैं, उसको हम रिफैक्टर करना आराम से सीख सकते हैं। तो एज़ इट इज़ मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने एक्लिप्स पे चलते हैं और यहाँ मैंने ये पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा गाइस, आप देखेंगे कि यहाँ एक मैवन डिपेंडेंसीज करके आ गया और इसके अंदर आप देखेंगे हिबरनेट, एनोटेशन, कोर, माइस्क्यूएल सब लाइब्रेरीज यानी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई हैं, आपके प्रोजेक्ट में सेटअप हो गई हैं। परफेक्ट। तो आप पहला स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया है। क्या किया आपने? हिबरनेट की जितनी भी क्लासेस वगैरह थी जो जार में इंक्लूडेड होती हैं, वो सब आपने सेट कर लिए हैं। तो कांग्रेट्स गाइस, पहला स्टेप सक्सेसफुली हो गया है। इतना ईजी है और इसी तरह से पूरा हाइबरनेट हम कवर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अगर आप रिविजिट करना चाहते हैं तो ये आप फिर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैविन तो सबसे फेमस तरीका है ही, बहुत सारे अलग तरीके भी हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जार फाइल को मैनुअली जार फाइल डाउनलोड करके फिर आप पेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लेंदी वे है और कहीं यूज़ नहीं होता इस तरह का, लेकिन सीखने के लिए आप कर सकते हैं। कोई रीज़न नहीं है वैसे इसका यूज़ करने का, बट तब भी पुराने डेवलपर्स ऐसा बहुत करते थे, है ना? जब ये सब तरीके नहीं आए थे, फिर मैविन वगैरह आए कि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, है ना? इसके अलावा ग्रेडल भी इस तरह का मैविन की तरह ही होता है, अपाचे भी होता है। इसके अलावा कुछ आईडी ऐसी होती हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ये डाउनलोडेड होती हैं हाइबरनेट, मतलब जस्ट क्लिक करो और वो लाइब्रेरीज ऐड कर देता है ना? तो उसके थ्रू भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हर एक कंपनी में मोस्टली 99% कंपनीज़ में मैविन यूज़ होता है, तो आप भी मैविन ही यूज़ करें, है ना? उसके अलावा जो हमारी जार फाइल डाउनलोड हुई हैं, उसमें कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस डाउनलोड हुए हैं। तो थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। हम कोड वाइज़ जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस इन सब का अगर आपको 5% भी समझ में आ रहा है, तो आप समझ लो आपने तीर मार लिया है। 5% भी आपको समझ में आ रहा है, तो समझ लो आपने कर लिया है काम अपना। 95% अगर आप सिर के ऊपर से भी जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास उसमें आई होगी, तो वो क्या करता है, हाइबरनेट सेटिंग कॉन्फ़िगर करता है और सेशन फैक्ट्री क्रिएट करता है। सेशन इंटरफ़ेस क्या करता है, एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क को डेटाबेस में रिप्रेज़ेंट करता है। सेशन इंटरफ़ेस हमने थोड़ा-सा जाना था कि जैसे हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे कार्ट में जो भी चीज़ें परफ़ॉर्म करते हैं, उसमें रिमूव करते रहते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं, सेशन वैसे ही डेटाबेस की चीज़ों में मैनिपुलेशन करता रहता है। सेशन फैक्ट्री क्या होता है, इसी से हम वो सेशन बनाते हैं। मल्टीपल सेशन बना सकते हैं, यस। फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल सेशन बना सकते हो उस फैक्ट्री को यूज़ करके, है ना? उसके अलावा फिर हमारा होता है ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया था कि आपने फ्लिपकार्ट में ऐड किए चीज़ें और कार्ट में ऐड किए, रिमूव किए, क्वांटिटी बढ़ाई, जो भी आपने चीज़ें परफॉर्म करी। लास्ट में जब आप चेकआउट करते हो, तो वो ट्रांजैक्शन उसी तरह का है कि सेशन पे आपने डेटाबेस के लिए मैनिपुलेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए सारे ऑपरेशन परफॉर्म वगैरह लिख दिए। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन कमिट करोगे, तो या तो वो पूरा कमिट होगा या तो पूरा फेल हो जाएगा, यानी रोल बैक हो जाएगा।
टर्मिनोलॉजी का गेम है, जस्ट कमिट करना यानी डेटाबेस में एक्चुअली परफॉर्म करना वो ऑपरेशन सक्सेसफुली, और रोल बैक मतलब फेल होना, है ना। क्वेरी और क्राइटेरिया भी हमने जाना था। क्वेरी जैसे एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, वैसे यहाँ एचक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे। हम क्लासेस के जो वेरिएबल हैं, जैसे स्ट्रिंग नेम है, इंट एज है, हम इनके बेस पे क्वेरीज लिखेंगे, ना कि डेटाबेस में जो टेबल में क्रिएट हो रही हैं चीज़ें उनके बेस पे क्वेरीज लिखेंगे, नहीं। हम सिर्फ जो जावा की क्लासेस हैं उनके बेस पे सारी क्वेरीज वगैरह लिखेंगे। बहुत ही सिंपल होने वाला है ये। उसके अलावा क्राइटेरिया है, तो आप ये समझ सकते हो रेडीमेड क्वेरी के कुछ मेथड्स बना के इन्होंने दे दिए हैं, जिनके थ्रू हम वो सब चीज़ें परफॉर्म कर पाएंगे। अब चलते हैं गाइस स्टेप 2 पे। कोई लोड नहीं लेना, अगर जो भी मैं बताया वो सब आप भूल भी गए हो, भूलते जाना, मैं तो कह रहा हूँ। आपको जस्ट प्रोसेस करना है और भूल जाना है। अपने ब्रेन को हार्ड डिस्क की तरह यूज़ ना करके प्रोसेसर की तरह यूज़ करो, है ना। हार्ड डिस्क की आप चिंता छोड़ दो, आप सिर्फ प्रोसेस करो और जाने दो उसको, है ना। बिल्कुल लोड मत लेना कि ये तो मुझे याद ही नहीं हुआ, ये याद करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, है ना। अब देखो एक बेसिक हाइबरनेट सीएफजी फाइल देखते हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बनाते हैं हम, वो उसका नेमिंग कन्वेंशन ये होता है। क्या आपका ये कोई और नेम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। hibernate.cfg.xml ही आप यूज़ करेंगे। वैसे मैं दूसरा नेम करके भी अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, वो वर्क भी करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप hibernate.cfg.xml ही यूज़ करें। मैं नहीं चाहता, सब चाहते हैं एक्चुअली। हाइबरनेट कम्युनिटी भी चाहती है कि जो नेमिंग कन्वेंशन है वैसे फॉलो करें। जैसे आपने देखा होगा क्लास का नेम कैपिटल से क्यों स्टार्ट करते हैं, जावा क्लास का नेम कन्वेंशन है। आप स्मॉल से भी कर सकते हैं और वो वर्क भी कर जाता है ना। पैकेज का नेम स्मॉल से करें, कैपिटल से करने पे भी आप चला सकते हैं, बट कन्वेंशन अगर आप फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। हम किसी का नेम 3 4 5 क्यों नहीं सुनते, हम वर्ड्स में क्यों सुनते हैं? क्योंकि कन्वेंशन है ना। किसी को आपने ऐसे नहीं सुना हुआ, अरे 786 420 इधर है ना। नेम नहीं रखते, कन्वेंशन नहीं है। जस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउड है ना। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इंक्लूड कनेक्शन डिटेल्स फॉर डेटाबेस, है ना। इंफॉर्मेशन टू डेटाबेस यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, एसक्यूएल डायलेक्ट। एसक्यूएल डायलेक्ट क्या होता है, ये अलग चीज़ है थोड़ा। एसक्यूएल डायलेक्ट ये है गाइस कि अगर आपने जेडीबीसी में अच्छे से वर्क किया होगा या नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किया होगा तो आप देखते होंगे कि कुछ क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज ओरेकल के लिए वर्क करती हैं, वो सेम एसक्यूएल के माइस्क्यूएल के लिए वर्क नहीं करती हैं। माइस्क्यूएल के लिए एसक्यूएल का कुछ क्वेरीज में डिफरेंस आ जाता है, ओरेकल के लिए अलग आता है। दूसरे डेटाबेसेस के लिए एसक्यूएल क्वेरीज थोड़ी अलग लिखनी पड़ती हैं। तो एसक्यूएल डायलेक्ट ये बताता है कि किस तरह की क्वेरीज हमें जनरेट करनी है ना। हाइबरनेट को माइस्क्यूएल के लिए एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करनी है तो उसका डायलेक्ट हमें देना पड़ता है। तो हम ये आप फाइल देखिए एक बार, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक्सएमएल वर्जन लिखा हुआ है 1.0, है ना। ऑटोमेटिकली सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है आपको फाइल, लेकिन तब भी क्वेश्चंस क्योंकि मन में आते ही हैं, क्योंकि वो पुराना कॉलेज स्कूल का सिस्टम है, तब भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। लेकिन इसको याद करने की किसी को नीड नहीं है, तब भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एसक्यूएल वर्जन 1.0, 1.1 भी है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है। बहुत ही रेयर मतलब कभी नहीं, ऑलमोस्ट, है ना। इनकोडिंग UTF-8, बहुत सारे अलग अलग इनकोडिंग भी होते हैं। मैं नीचे आई थिंक इसके पूरा टेबल भी दी हुई है ये समझने के लिए कि 1.0 स्टैंडर्ड है, 1.8 बहुत रेयर है ना। यूनिवर्सल की तरह इनकोडिंग होती है हमारी, बहुत सारी इनकोडिंग होती है। UTF-8 में सारे हमारे कैरेक्टर्स इंग्लिश के जो होते हैं वो सब कुछ आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इमोजीज भी आ जाती हैं, है ना। तो ये बताती है कि किस कैरेक्टर्स को सपोर्ट यहाँ करना है। अगर कोई अलग कर देंगे और ये कोई लेटर या कुछ इस तरह की चीज़ इसमें आ रहा होगा, इक्वल्स टू उसमें सपोर्ट नहीं करता होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वर्क नहीं करेगा। तो इनकोडिंग का क्या हम यूज़ कर रहे हैं, UTF-8। डॉक टाइप क्या है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये बताता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है और वो पब्लिक है। तो इसके बारे में भी टेबल में पूरा नीचे लिखा हुआ है, देखिए। ये दिखाता है कि एक्सएमएल के रूल क्या है लिखने के। डीटीडी दिखाता है कि कैसे क्या रूल हमें फॉलो करने चाहिए हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। कनेक्शन, ड्राइवर क्लास, हमें वो कौन सी ड्राइवर क्लास हमें यूज़ करनी है ना। जैसे माइस्क्यूएल के लिए अलग होती है ड्राइवर क्लास, पोस्ट एसक्यूएल के लिए अलग होती है, ओरेकल के लिए अलग होती है। कनेक्शन यूआरएल अलग होता है ना। यूज़र नेम, पासवर्ड तो आप जब सेटअप करते हैं माइस्क्यूएल, और मैंने जैसे बताया कि वीडियो में बता दूंगा माइस्क्यूएल कैसे सेटअप करना होता है, वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ जेडीबीसी में। तो जब आप उसे यूज़ करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। डायलेक्ट हम अभी हमने जस्ट बात करी कि अलग अलग एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करनी पड़ती हैं अलग अलग डेटाबेसेस के लिए, तो डायलेक्ट हम सेट करते हैं माइस्क्यूएल के लिए। शो एसक्यूएल एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम चाहते हैं कि कंसोल में हमें दिख जाए कि कौन सी एसक्यूएल एक्चुअली बन रही है, तो हम शो एसक्यूएल को ट्रू कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है। HBM2 DDL ऑटो, तो ये क्या करता है,
कि टेबल वगैरह भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। जितनी बार एप्लीकेशन चलाओगे वो पुरानी टेबल को डिलीट करके नई टेबल क्रिएट कर देगा, या आप चाहते हो कि टेबल जो क्रिएट हो चुकी हैं उनमें सिर्फ अपडेट होता रहे, तो उसके थ्रू भी हम ये चीज़ें यहाँ परफॉर्म करेंगे। मैं डीडीएल ऑटो आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ क्रिएट लिखा हुआ है, यानी ये हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन चलाओगे सारी टेबल वगैरह डिलीट कर देगा और फिर से रिक्रिएट करेगा। इसकी जगह पे हम अपडेट भी लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो टेबल क्रिएटेड हैं वो ड्रॉप नहीं होंगी, उसमें फिर से और डेटा ऐड होता रहेगा, जो भी आप ऑपरेशन करेंगे परफॉर्म होता रहेगा। फिर हमारा मैपिंग रिसोर्स होगा जो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा हमारा, लेकिन यहाँ मैंने वो दे रखा है। जावा क्लास को कैसे डेटाबेस टेबल में मैप करना है उसकी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में होती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैसे, लेकिन यहाँ मैंने मैप ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि एक hbm.xml फाइल हम देंगे। ये नेम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, जो नीचे आ रहा है माई परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये तो हम कुछ भी दे सकते हैं, ये पैकेज का नेम है। लेकिन जो .hbm.xml है वो हमारी मैपिंग फाइल दिखाती है, हाइबरनेट की मैपिंग फाइल। कॉन्फ़िगरेशन की cfg.xml, मैपिंग की hbm.xml। बहुत सिंपल है ना? हर जगह से आपको जस्ट ये यही देखने को मिलेगा। इसके बाद एक काम करते हैं, ये फाइल जब हम देख ही रहे हैं तो इसको हम क्रिएट कर भी लेते हैं। और ये कहाँ सेव होगा? हमारे रिसोर्सेज फोल्डर में। कहाँ है रिसोर्सेज? मुझे तो दिख नहीं रहा। अच्छा यहाँ है, तो यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं, एक फाइल देखते हैं। फाइल कहाँ लिखा हुआ है? फाइल ये रहा, और यहाँ हम लिख देते हैं hibernate.cfg.xml। फिनिश करते हैं, एक ब्लैंक फाइल हमारी मिल गई है। अब हम इसको इसमें कंटेंट ऐड करते हैं। मैंने यहाँ से डिज़ाइन से सोर्स पे क्लिक किया जस्ट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो देखते रहना ध्यान से, मेरे साथ ही करो तो बहुत ही बेटर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। मैंने गाइस बताया था ये टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक बहुत आराम से बहुत स्लोली मेरे साथ करोगे पूरा हाइबरनेट कवर हो जाएगा। फिर बस 5% चेंजेस करने होंगे, है ना, और सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मैंने एज इट इज़ ये पेस्ट कर दिया है। डेटाबेस का नेम ये होता है हमारा, तो मैं डेटाबेस का नेम रख देता हूँ फर्स्ट हाइबरी रख देता हूँ, प्रोजेक्ट के नेम पे रख देते हैं। अलग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सेम रख दिया है। यूज़र नेम पासवर्ड, मेरा डेटाबेस जब मैंने इंस्टॉल किया था तो पासवर्ड मैंने जो रखा था मैं यहाँ वो लिख देता हूँ। आपका जो भी आपने रखा होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। बाकी आप एज इट इज़ यहाँ रहने दे सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इतना कर लिया, कॉन्ग्रेट्स, आपने ये टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव वे भी है जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में तो एक्सएमएल यूज़ करते थे, लेकिन अब मॉडर्न तरीका क्या हो गया है कि आप जावा में भी वो चीज़ें पूरी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एक जावा क्लास लिख के आप कॉन्फ़िगरेशन पूरी सेट कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, जस्ट जावा क्लास में लिखी हुई हैं। तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अनोटेशन का जो जावा का कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए हम नया अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक ही प्रोजेक्ट में सेम कॉन्फ़िगरेशन रखने का कोई सेंस नहीं है। या तो आप एक्सएमएल वर्जन यूज़ करें या फिर अनोटेशन वर्जन यूज़ करें। दोनों एक साथ क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए? ये तो कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी कि आप पर्सन डॉट क्लास बनाएं, उसके अंदर आईडी नेम एज दें, और फिर एक दूसरी क्लास बनाएं पर्सन, और फिर उसमें आईडी नेम एज दें। ये दो क्लासेस हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? कोई सेंस ही नहीं बनता उसका एक्चुअली, है ना, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती है। तो उसी तरह से हमें एक प्रोजेक्ट में एक ही तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमें यूज़ करनी चाहिए। सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका भी मैं हाइबरनेट दे देता हूँ ग्रुप, और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड हाइबर कर देते हैं इसको, और फिनिश कर देते हैं। अब इसमें हम वो क्लास बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें भी वो डिपेंडेंसीज ऐड कर देंगे। देखिए अभी यहाँ मैविन नहीं आ रहा है क्योंकि मैविन में हमने कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करी है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो ये सारी जार फाइल डाउनलोड कर देगा। अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो हमेशा आपको एक पैकेज बनाना चाहिए। पैकेज का नेम ऑलरेडी इसने सजेस्ट कर दिया है कि यही रख दें, क्या हम रिमूव भी कर सकते हैं, बट मैं यही रहने देता हूँ। तो एक पैकेज बन गया, इसके अंदर एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नेम देख लेते हैं कि हमारे उसमें क्या लिखा हुआ है, हाइबरनेट कॉन्फिग। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हाइबरनेट कॉन्फिग बना दिया हमने, और ये क्लास हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, क्लास को ही कॉपी कर लेते हैं। ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ
पैकेज को छोड़ दिया मैंने क्योंकि पैकेज तो मैंने दिया है। कॉन्फ़िगरेशन ये खुद बोलेगा कि हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन देखिए अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, आपको देखना है कि पैकेज कौन-सा है। हमें हाइबरनेट का पैकेज यूज़ करना है, तो हाइबरनेट का पैकेज हम यूज़ कर किया, सारे एरर गायब। यहाँ भी हम वही चीज़ करते हैं। फर्स्ट हाइबर लिखा था हमने, तो यहाँ हम इस डेटाबेस का नेम सेकंड हाइपर कर देते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अ, अपना पासवर्ड यूज़ करें, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमने हाइबरनेट कॉन्फ़िगर कर लिया है। इतना करने में गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसको फ़ौरन कोई सॉल्यूशन बताऊँगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चंस होता है ना, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फ़ौरन वो पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।